Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC and my application OCDC EduPoint। अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं पीपीएससी सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए या फिर पीजीआई के सैनिटरी अटेंडेंट एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इसमें हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ेस। Very first question is the time period between diagnosis by early detection and diagnosis by other means is called। तो इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि जब कोई बीमारी फैलती है किसी कम्युनिटी के अंदर, तो स्टार्टिंग में ही अगर हम उसको डायग्नोसिस कर लेते हैं किसी अर्ली डिटेक्शन टेस्ट के द्वारा, और उसके बाद कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट जब होते हैं, तो उनके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आएगा लीड टाइम। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कोरोना आया, तो कोरोना के लिए पहले रैपिड टेस्ट बनाए गए, जिसमें क्या था कि हम स्क्रीनिंग करते थे, किसी की भी रैपिड टेस्ट करके इमीडिएटली बता देते थे कि आपको कोरोना होने की संभावना है या नहीं है। उसके बाद फिर कोरोना का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता था, जो काफ़ी दिन बाद उसका रिजल्ट आता था। तो उनके बीच का जो गैप है, उस गैप को हमने लीड टाइम बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लैग पीरियड? लैग पीरियड क्या होता है? तो इसको ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा नहीं हुआ है, तो सुनना है आपने। लैग पीरियड का मतलब क्या होता है? जैसे ही मान लो सपोज किसी मंथ की तारीख है 1, तो 1 तारीख को आपके अंदर, मतलब किसी भी इंसान के अंदर कोई पैथोजन चला जाता है, कोई बीमारी करने वाला जो सूक्ष्म जीव होता है वो चला जाता है, ठीक है। तो 1 तारीख को गया, लेकिन उस पर्सन को 1 तारीख को सिम्टम नहीं आए, उसको उसके ब्लड में इन्फेक्शन शो नहीं हुआ। सपोज वो इन्फेक्शन उसके ब्लड में शो होता है 10 तारीख को, तो 1 से 10 तारीख तक का जो गैप है, उस गैप को बोलेंगे लैग पीरियड। आई बात समझ में? लैग पीरियड क्या हो गया कि सपोज किसी महीने की 1 तारीख को मेरे अंदर कोई पैथोजन गया, लेकिन मेरे ब्लड में वो शो हो रहा है 10 तारीख को, तो बीच का जो टाइम है वो लैग पीरियड है, जिसके अंदर क्या होता है कि इस पीरियड में वो पैथोजन हमारे अंदर वो सिर्फ ग्रो करता है, लेकिन हमारे को कोई ज़्यादा वो ब्लड में इन्फेक्शन शो नहीं होती। तो जब वो शो होगा तो उसका मतलब उसकी कन्फर्मेशन हो जाती है कि हमें वो इन्फेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग दैट इज प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज विच डज नॉट फ्रॉम पेशेंट्स रिक्वेस्ट इज कॉल्ड। कि जब कोई पेशेंट खुद रिक्वेस्ट नहीं करता कि उसकी जांच की जाए, लेकिन हम पहले से अज्यूम करके चलते हैं कि उस कम्युनिटी में किसी पर्सन को ये डिजीज़ हो सकती है, तो हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे कोरोना की स्क्रीनिंग करी गई थी, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं केस स्टडी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, व्हेन पीपल आर एग्जामिन्ड फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स। जब हम लोगों को एग्जामिन करते हैं, उनकी जांच करते हैं कि ताकि दूसरों के अंदर बीमारी ना फैले, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा पर्सपेक्टिव स्क्रीनिंग और कंट्रोल ऑफ डिजीज़। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान जिसको कोरोना था, हमने उसको आइसोलेट करना था ताकि वो दूसरों को बीमारी ना फैला सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल ऑफ डिजीज़। ओके, अगर कोई कोरोना का सस्पेक्टेड केस था, तो उसको पहले हमने जांचने के बाद उसको आइसोलेट किया ताकि दूसरों को बीमारी ना फैले। क्वेश्चन नंबर 5, द स्क्रीनिंग में बी यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस। हाउ? कि जो पेशेंट की स्क्रीनिंग करते हैं, तो उसको रिसर्च पर्पस, हमारे खोज के लिए कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा टू ऑब्टेन बेसिक नॉलेज अबाउट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज हुज एटायोलॉजी और पैथोजेनेसिस इज ऑब्सक्योर। मतलब कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता कि वो कैसे फैलती है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो ऐसी बीमारी की हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री पता लगाने के लिए हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग हमारे को रिसर्च में भी हेल्प करती है। उन बीमारियों के लिए जिनकी हमें एटायोलॉजी नहीं पता, तो उसकी एटायोलॉजी हम पता लगा सकते हैं कि वो बीमारी
कैसे होती है, उसका क्या कारण होता है, उसके क्या सिम्टम होते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनिंग ऑफ होल पॉपुलेशन और सब ग्रुप इज कॉल्ड। जब किसी कम्युनिटी में कंप्लीट पॉपुलेशन की या एक ग्रुप की हम स्क्रीनिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है मास स्क्रीनिंग। मतलब एक ही समय के ऊपर बहुत सारे लोगों को स्क्रीन करना, तो उसको बोलेंगे मास स्क्रीनिंग। क्वेश्चन नंबर 7, वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग आर। स्क्रीनिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं? पहला है मास स्क्रीनिंग, दूसरी है हाई रिस्क स्क्रीनिंग, तीसरा है मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग। मास स्क्रीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब हम एक ही समय में बहुत सारी पॉपुलेशन को या कंप्लीट पॉपुलेशन को स्क्रीनिंग करते हैं। हाई रिस्क का मतलब होता है जिस कम्युनिटी का हमें पता होता है कि इसमें बीमारी फैलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हाई रिस्क बोलते हैं। ओके, जैसे मान लो कोरोना के दौरान हेल्थ वर्कर जो थे वो हाई रिस्क में थे, क्योंकि उन्होंने सबके साथ संपर्क में आना होता था, तो उनको ज़्यादा रिस्क था, तो उनकी स्क्रीनिंग मस्ट थी। और तीसरा है मल्टीफेजिक। मल्टीफेजिक में क्या है कि हम डिफरेंट फेजेस में स्क्रीनिंग करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस के दौरान स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे मान लो एक एक कम्युनिटी को हमने 1 तारीख को स्क्रीनिंग किया, फिर 10 तारीख को स्क्रीनिंग किया, फिर 20 को किया, तो उसको बोलेंगे मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग। क्वेश्चन नंबर 8, क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग फॉर डिजीज। कि किसी भी बीमारी की स्क्रीनिंग करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या मापदंड होने चाहिए? तो इसमें है डिजीज स्क्रीन्ड मस्ट बी कॉमन। वो डिजीज कॉमन होनी चाहिए एंड शुड हैव डिटेक्टेबल प्री क्लिनिकल स्टेज। मतलब उस बीमारी की एक ऐसी स्टेज होनी चाहिए जिसको हम डिटेक्ट करने के लिए योग्य हो, हम डिटेक्ट उसको कर सकते हो, और वो सब क्लिनिकल, जब प्री क्लिनिकल डिजीज़ हो, मतलब अभी उसकी जो पोटेंसी है वो बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, ताकि हम इसको जल्दी से कंट्रोल कर सके। एंड फॉर विच इफेक्टिव ट्रीटमेंट शुड बी अवेलेबल। मतलब अगर हमने जल्दी से अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लिया किसी बीमारी को, तो उस अर्ली स्टेज में ही हमारे पास इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान भी होना चाहिए। अगर हमारे पास इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होगा तो स्क्रीनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है जी। इसके बाद है लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पीपल एट रिस्क शुड पार्टिसिपेट इन स्क्रीनिंग। कि किसी भी बीमारी की स्क्रीनिंग करने का ये भी एक मापदंड है कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन में हर पर्सन को पार्टिसिपेट करना चाहिए स्क्रीनिंग में, ताकि कोई ऐसा केस ना रह जाए जो अनडिटेक्टेबल हो। और उसके बाद है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सफिशिएंट, जिसके थ्रू हम बीमारी को डायग्नोस कर सके, मतलब जांच कर सके, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर सके, और फिर हमारे पास फॉलो अप सर्विस के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट टू बी अप्लाइड। किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट को अगर हमने अप्लाई करना है लोगों के ऊपर, तो उस टेस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या मापदंड होने चाहिए? तो इसमें है सबसे पहले नंबर 1 एक्सेप्टेबिलिटी, कि जो टेस्ट हमने अप्लाई करना है पॉपुलेशन के ऊपर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आपने कोरोना के दौरान देखा होगा कि 2 तरह के टेस्ट होते थे, 2 तरह के सैंपल लिए जाते थे। एक सैंपल लेते थे नाक के थ्रू और एक सैंपल लेते थे गले के थ्रू, ठीक है। 1 सैंपल फ्रॉम द नोज, अनदर सैंपल फ्रॉम द थ्रोट। तो जो थ्रोट वाला था उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जो नोज से लिया जाता था। और दूसरा है रिपीटेबिलिटी, कि वो टेस्ट रिपीट आप करवा सकते हो, ताकि कन्फर्म हो जाए कि 2 बार 3 बार के हर बार वो रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव दे रहा है। तो कन्फर्मेशन के लिए वो टेस्ट रिपीटेबल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो टेस्ट जिस डिजीज़ के लिए बना है वो उस डिजीज़ को ही कन्फर्मेटरी तौर पे डायग्नोस करता हो। फिर है सेफ्टी, कि उस टेस्ट को करने के या करवाने के दौरान सेफ्टी अच्छी हो। फिर है रैपिडिटी, कि वो टेस्ट का रिजल्ट हमें जल्दी मिले। और ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, के उस टेस्ट को अप्लाई करना ईजी हो। क्वेश्चन नंबर 10, ability of test to identify correctly all those who have disease that is true positive is called। मतलब जब हम किसी का टेस्ट करते हैं, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है कि उस पर्सन को बीमारी है, ओके, तो वो एक्चुअल में वो बीमारी है, तो ये प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे
कि मान लो टेस्ट में तो कोरोना किसी का पॉजिटिव आ गया, क्या एक्चुअल में भी उसको कोरोना है? अगर ये एक्चुअल में भी कोरोना है और टेस्ट भी पॉजिटिव आया है तो उसको बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव। और अगर ट्रू पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा उस एबिलिटी को टेस्ट की बोलेंगे सेंसिटिविटी, मतलब वो टेस्ट अच्छा माना जाएगा अगर वो रिजल्ट भी पॉजिटिव दे रहा है और एक्चुअल में भी बीमारी वो पर्सन को है। अगला क्वेश्चन आता है एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव नो डिजीज। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 का उल्टा है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, 10 में था ट्रू पॉजिटिव, इसमें है ट्रू नेगेटिव। मतलब अगर किसी पर्सन का टेस्ट में रिजल्ट नेगेटिव आता है कि उस पर्सन को डिजीज नहीं है और एक्चुअल में भी उसको डिजीज नहीं है तो उसको बोलेंगे ट्रू नेगेटिव। ठीक है जी। कभी टेस्ट में क्या होता है कि हम टेस्ट करवाते हैं वो नेगेटिव आ जाता है लेकिन बीमारी हमें होती है, तो वो ट्रू नेगेटिव नहीं हुआ। ट्रू नेगेटिव तभी माना जाएगा कि टेस्ट भी नेगेटिव है और एक्चुअल में भी हमें वो बीमारी नहीं है। तो किसी भी टेस्ट की ऐसी एबिलिटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी, कि जो भी रिजल्ट उस टेस्ट के थ्रू हमें मिला है वो स्पेसिफिक रिजल्ट मिला है। अगर पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव है, नेगेटिव दिया तो नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ पॉजिटिव टेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट विद पॉजिटिव टेस्ट इन फैक्ट हैज अ डिजीज इन क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड। मतलब किसी भी टेस्ट की ऐसी वैल्यू, प्रेडिक्टिव वैल्यू, जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया है तो एक्चुअल में भी उसको वो बीमारी है, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? तो आंसर आएगा उसका प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी। ठीक है जी। किसी भी टेस्ट को सिलेक्ट करने से पहले डॉक्टर को या पैरामेडिकल स्टाफ को उसकी एक्यूरेसी पता होनी चाहिए। टेस्ट के ऊपर आजकल लिखा भी होता है कि इसकी एक्यूरेसी 92% है, 95% है। तो कोई भी टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आने की प्रोबेबिलिटी है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऐप के थ्रू, जिसकी बहुत वाजिब फीस देकर आपने ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आप 9876371788 पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।